प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। माई सेल्फ प्रोफेसर योगेश्वर साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम बीए पार्ट 3 के इकाई 1 के अन्य प्रश्न लोक प्रशासन एक अनुशासन के रूप के प्रश्न का अध्ययन प्रश्नोत्तर शैली में करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं कि इस अध्याय का प्रश्न आपके एग्जाम में किस तरह से आएगा। ये मैंने प्रश्नोत्तर शैली में एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि प्रश्न किस तरह से आपको पूछे जाएंगे। एक प्रश्न आ सकता है, एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन के अध्ययन का विकास समझाइए, या इस तरह से एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन की समीक्षा कीजिए, या लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, भारत में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। तो इस तरह से जो प्रश्न आएंगे आपको उत्तर प्रस्तावना, लोक प्रशासन के चरण एवं मूल्यांकन आदि के रूप में लिखते हुए 15 नंबर का सवाल आपको बनाना है। तो सर्वप्रथम देखते हैं हम प्रस्तावना के संदर्भ में। तो प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? लोक प्रशासन एक अनुशासन। एक अनुशासन का अर्थ यहाँ पर क्या है? अनुशासन का अर्थ वह अनुशासन नहीं है जो सामान्यतः छात्रों को कहा जाता है। अनुशासन का अर्थ यहाँ पे एक विषय के रूप में है। अनुशासन का अर्थ एक विषय लेना है। तो प्रशासन को सामान्यतः दो तरह से लिया जा सकता है। एक तो एक क्रिया के रूप में अर्थात जैसे हमारे ऑफिस के दैनिक कार्य करने की प्रक्रिया के रूप में, कि जो शासकीय कार्यालयों में शासकीय कर्मचारी करते हैं वह एक क्रिया है। और एक लोक प्रशासन एक विषय के रूप में अर्थात जिसके रूप में आप इसका अध्ययन करते हैं। तो ये तो सामान्य प्रस्तावना है। इसके अतिरिक्त आप यह बातें भी लिख सकते हैं कि एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का अध्ययन अपेक्षाकृत नया ही है। वैसे प्रशासन की क्रिया तो अति प्राचीन है और प्रशासन संबंधी विचारधारा पर भी चिंतन निरंतर होता रहा है। भारत में रामायण, महाभारत, स्मृति शास्त्रों में भी पर्याप्त प्रशासनिक चिंतन मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को तो प्रशासनिक चिंतन का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसी प्रकार अरस्तु के पॉलिटिक्स आदि ग्रंथ में भी प्रशासन की झलकियाँ मिलती हैं। परंतु एक विशिष्ट अध्ययन के अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का जो विकास है वो 19वीं सदी के अंतिम दशकों में ही देखा जा सकता है। लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग भी 18वीं सदी में हैमिल्टन के एक प्रकाशित लेख में मिलता है और एक विषय के अध्ययन के रूप में लोक प्रशासन के जन्मदाता प्रोफेसर वुड्रो विल्सन को माना जाता है, जिसने 1887 में अपने प्रकाशित लेख अ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में राजनीति और प्रशासन को अलग रखने की बात कही है। तो यहीं से फिर लोक प्रशासन की एक अनुशासन के रूप में अध्ययन स्टार्ट होता है। अब आइए देखते हैं कि लोक प्रशासन के विकास के क्या क्या चरण हैं। तो लोक प्रशासन के विकास को जो एक विषय के रूप में विकास हुआ है उनको 5 चरणों में बांटा गया है। तो प्रथम चरण है जो 1887 से 1926 के मध्य रहता है। तो लोक प्रशासन, इस चरण में लोक प्रशासन का जन्म होता है, वह राजनीति और प्रशासन में द्विविभाजन होता है। जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी आप जो लोक प्रशासन पढ़ रहे हैं वो लोक राजनीति विषय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो 19वीं शताब्दी 1887 से पहले लोक प्रशासन एक अलग विषय नहीं होता था, यह एक राजनीति का भाग होता था। तो इस चरण में राजनीति को अलग और लोक प्रशासन को अलग किया गया, उनको 2 भागों में विभाजित किया गया। इस तरह से लोक प्रशासन का जन्म हुआ। और इस चरण में क्या बातें हुई हैं कि लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में जन्म 1887 में अमेरिका में हुआ। वुड्रो विल्सन इसके जन्मदाता माने जाते हैं। उनकी एक त्रैमासिक पत्रिका पॉलिटिकल साइंस में प्रकाशित लेख प्रशासन का अध्ययन से इस आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। इसमें उन्होंने राजनीति को प्रशासन से अलग एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया और सामाजिक आर्थिक जीवन की जटिलताएं बढ़ाने व राज्यों के उत्तरदायित्व में वृद्धि होने के कारण उन्होंने कहा कि
प्रशासन के एक ऐसे विज्ञान का निर्माण किया जाए जो शासन का मार्ग प्रशस्त करे, इसके संगठन को सुदृढ़ करे और इसको विशुद्ध बनाए। इसके बाद क्या होता है कि एक और नया विचारक होता है फ्रैंक गुडनाउ। उन्होंने राजनीति तथा प्रशासन को पृथक करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और अपना एक पुस्तक प्रकाशित किया जिसका नाम है राजनीति तथा प्रशासन। यह सन 1900 में प्रकाशित हुआ। उसमें उन्होंने यह बात कही कि राजनीति राज्य की इच्छा से प्रतिपादित करती है, जबकि प्रशासन उस इच्छा के नीतियों के क्रियान्वयन से संबद्ध है। अर्थात जो राजनीति विषय है वो राज्य राज्य की इच्छा अर्थात नीतियों का निर्माण करती है संसद या विधानसभा के माध्यम से, और प्रशासन उसको चलाने में मददगार होता है। इसके बाद एक और 1926 में लियोनार्डो वाइट की एक पुस्तक आई, लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका। इसमें भी उन्होंने राजनीति को लोक प्रशासन से अलग कहने की बात की है। इसके बाद एक अगला चरण आ जाता है द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण 1927 से 1937 का समय है। इस चरण में क्या होता है कि जो लोक प्रशासन के रूप में नया विषय जन्म हुआ है उनके लिए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो इस चरण में आप लिखेंगे कि लोक प्रशासन के विकास का यह दूसरा चरण काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इस चरण में प्रमुख आस्था यह रही कि प्रशासन के कुछ सिद्धांत होते हैं तथा लोक प्रशासन के विद्यार्थियों को इन सिद्धांतों की खोज करना और इनको क्रियान्वयन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो द्वितीय चरण में जो प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुई पाठ्य पुस्तक, वह WF विलोबी ने 1927 में प्रकाशित की, जिसका नाम था लोक प्रशासन के सिद्धांत। तो विलोबी का मानना था कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत हैं और उन्हें क्रियान्वित करने से लोक प्रशासन में सुधार हो सकता है। इसके बाद 1937 में लूथर बुलिक व उर्वी नाम के विचारक ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है पेपर्स ऑन साइंटिफिक साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि प्रशासन में सिद्धांत है, अतः यह विज्ञान है और इसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर इसी क्रम में मेरी पार्कर नाम की एक महिला रही, हेनरी फेयोल, मूने, रायली, ये सब प्रमुख विचारक रहे जिन्होंने लोक प्रशासन के सिद्धांत को और भी गढ़ने में मददगार किए रहे हैं। फिर इसके बाद आ जाता है अगला चरण जो सन 1937 के बाद 1938 से प्रारंभ होकर 1947 में जाता है। तो इस तृतीय चरण में लोक प्रशासन को चुनौती दी जाती है। तो इस चरण का मुख्य कार्य यह रहा है कि जो सिद्धांत द्वितीय चरण में गढ़े गए हैं उनको कहावतें कहा गया, उनको निरर्थक माना गया। तो इस चरण में क्या लिखना है आपको कि प्रशासन के सिद्धांतों को शीघ्र ही चुनौतियाँ मिलने लगी। सही मायने में यह चरण लोक प्रशासन के क्षेत्र में विध्वंसकारी रहा। सन 1938 में एक चेस्ट बर्नार्ड नाम के विचारक हुए जिन्होंने एक पुस्तक लिखी कार्यपालिका के कार्य, जिसमें उसने किसी भी सिद्धांत का वर्णन नहीं किया। बाद में 1946 में हर्बर्ट साइमन ने अपने लेख में इन सिद्धांतों को मजाक उड़ाते हुए इन्हें कहावतों की संज्ञा दी। बाद में उन्होंने एक और पुस्तक लिखा हर्बर्ट साइमन ने प्रशासनिक व्यवहार, जिसमें यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्रशासन में सिद्धांत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। फिर एक रॉबर्ट डहल व्यक्ति थे 1947 में, उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि लोक प्रशासन तो वास्तव में विज्ञान भी नहीं है। फिर जब इस तरह की चुनौतियां मिली तो सन 1948 से 1970 के बीच में संकट काल आ गया। ऐसे लगने लगा कि अब तो लोक प्रशासन एक विषय के रूप में विकसित ही नहीं हो सकता है, इसको राजनीति का हिस्सा ही मान लेना ज़्यादा उचित होगा। तो इस चरण में आप क्या लिख सकते हैं कि लोक प्रशासन के विकास का चौथा चरण संकट का रहा है। अब तक लोक प्रशासन जिन जिन उपलब्धियों की बात कर रहा था वो सब निष्काम सिद्ध कर दिए गए। हर्बर्ट साइमन की आलोचनाओं के कारण सिद्धांत की विचारधारा अविश्वसनीय हो गई। विज्ञान होने के दावे की भी आलोचना होने लगी। सही मायने में लोक प्रशासन का स्वरूप क्या है, अब यह संदेह का विषय बन गया था।
फलस्वरूप कुछ विद्वान राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आ गए, कारण कि लोक प्रशासन राजनीति से ही निकला है, अब उसको राजनीति का ही मान लेते हैं। राजनीति शास्त्र में लोक प्रशासन का पहले जितना महत्व था वह अपेक्षाकृत अब कम होने लग गया था। लोक प्रशासन के साथ सौतेला व्यवहार किया जाने लगा। तो ये तो रही चतुर्थ चरण में। फिर पांचवा चरण जब आया, ये 1971 से आज भी निरंतर जारी है। इसमें लोक प्रशासन को फिर से उबारा गया और उसका अध्ययन अंतर विषयों अध्ययन के साथ किया गया। अंतर विषयी अर्थात लोक प्रशासन को अन्य विषयों के साथ जोड़कर जाकर पढ़ा जाने लगा। जैसे लोक प्रशासन को समाजशास्त्र के साथ जोड़ के पढ़ा जाने लगा, राजनीति के साथ तो जुड़ा ही हुआ था, मनोविज्ञान के साथ जोड़ के पढ़े जाने लगा। इस तरह से अन्य विषयों के साथ में इसका अध्ययन करने को महत्व देने लगा गया। तो इस चरण में क्या हुआ कि लोक प्रशासन को अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र आदि विज्ञान में भी जोड़कर पढ़े जाने लगे। लोग इसमें रुचि लेने लगे। लोक प्रशासन में राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी तो पहले से ही रुचि लेते थे, अब दूसरे विषय के भी विद्यार्थी रुचि लेने लग गए। फिर कालांतर में प्रशासन को मुख्य रूप से संगठन के भीतरी लोगों और उसके बाहर के लोगों के बीच निश्चित अवधि के भीतर होने वाली अनवरत अंतःक्रिया की प्रक्रिया के रूप में देखे जाने लगा। इसी प्रकार लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को भी अलग अलग अध्ययन द्वारा एक संगठित विज्ञान में बदलने की प्रवृत्ति उभरी, जिसके सिद्धांत और धारणाएं दोनों पर समान रूप से लागू होती हैं। इसके साथ ही लोक प्रशासन की तुलनात्मक अध्ययन का विचार भी उभर कर सामने आया। फिर अंततः नवीन लोक प्रशासन की धारणा ने लोक प्रशासन के अध्ययन को और अधिक समृद्ध बनाने की दिशा में सहायता दी। तो पांचवें चरण में हम देखते हैं कि लोक प्रशासन वास्तविक रूप से पुनः अपने पैरों पर खड़ा हो गया और एक विषय के रूप में उसको मान्यता दे दी गई। आप इसके बाद लिख सकते हैं कि एक अतिरिक्त पैराग्राफ के रूप में कि जैसे अमेरिका है, वहाँ किस तरह से एक विषय के रूप में अनुशासन विकसित हुआ। यह विषय वह है कि अमेरिका एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन के अध्ययन का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य देशों की तुलना में अधिक हुआ। वहाँ के अनेक विश्वविद्यालय ने इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित कर स्नातकोत्तर और शोध उपाधियों के लिए इसके विषय माना। बाद में इसी के क्रम में लेकर इंग्लैंड और अन्य यूरोपियन देशों में भी इसका अध्ययन होने लगा। भारत में क्या हुआ कि पहली बार 1950 में डॉक्टर MP शर्मा के प्रयास से नागपुर विश्वविद्यालय ने लोक प्रशासन व स्थानीय स्वशासन के लिए स्नातकोत्तर विभाग की स्थापना की। बाद में फिर 1945 के लगभग लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया और इस तरह से फिर भारत में भी एक विषय के रूप में इसका अध्ययन प्रारंभ हो गया। फिर अंत में देखते हैं इसके मूल्यांकन के रूप में हम क्या लिख सकते हैं। मूल्यांकन के रूप में यह बातें लिख सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की सफलता का सारा श्रेय लोक प्रशासन को ही है। लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करता है और ऐसे राज्य की सफलता का सारा दारोमदार लोक प्रशासन की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। लोक प्रशासन के माध्यम से ही राज्य अपने लोकहित के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लोक प्रशासन का महत्व विकासशील देशों के लिए सर्वाधिक है। लोक प्रशासन का उत्तरदायित्व तो उन विकासशील देशों में और अधिक है जो अपनी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक उन्नति करना चाहते हैं। विकासशील देशों के लिए विकास का प्रशासन लोक प्रशासन में नूतन क्षितिज के रूप में विकसित हुआ है। विकासशील देशों में यदि प्रशासन अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में असफल रहा हो तो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं भी असफल हो जाएगी। एक प्रोफेसर डानहम ने कहा है कि यदि हमारी सभ्यता का पतन होता है तो यह केवल प्रशासन के असफल होने के कारण होगा। यह एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है प्रोफेसर डानहम के द्वारा, जो
इसकी महत्ता को साबित करता है। तो इस तरह से संक्षिप्त में इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, और आने वाले दिनों में जब नियमित कक्षाएं हो जाएंगी तो इस विषय पे और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप प्रोफेसर योगेश्वर साहू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियो जब भी अपलोड होंगे तब आपको जानकारी मिलती रहे।